दोस्तों नमस्कार। एक बहुत सुंदर से एक लाइन के साथ, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आप लोगों का बहुत बार मेरे पास निवेदन आया कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बोटनी विषय की एक रणनीति का एक वीडियो हमारे साथ साझा कीजिए। एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाइए जो हमें एक मार्गदर्शन दे सके और जिसको देखकर और जिनकी बताए गए उस रास्ते पे चल के और हम इस एक ड्रीम जॉब के ऊपर पहुंच सकें। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपका ये जो ड्रीम, आपकी बार बार एक डिमांड आ रही थी कि बोटनी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की हम तैयारी कैसे करें, इस परीक्षा को हम कैसे क्रैक करें और इस परीक्षा में एक बहुत बड़ा जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन में से टॉप 10 में, टॉप 33 में, क्योंकि आपकी बोटनी विषय में जो पोस्टें आई हैं 2020 जो अभी जस्ट विज्ञापन आया है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का, उसमें 33 पोस्टें आई हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ इसी विषय के एक बेहद अच्छे विद्वान, बेहद सरल और सादगी की पहचान वाले विद्वान डॉक्टर जेबी खान सर आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और स्वागत है आज इस वीडियो यूट्यूब के इस वीडियो के माध्यम से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर का परिचय मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राजकीय लोहिया महाविद्यालय में जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, उस महाविद्यालय में पिछले कई वर्षों से बतौर एसोसिएट प्रोफेसर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बोटनी विषय को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जिया है और हमारे जो चाहे चूरू क्षेत्र की बात नहीं करूंगा मैं, लोहिया कॉलेज एक ऐसा महाविद्यालय जहां आसपास के जिलों से बहुत सारे बच्चे यहां पढ़ने आते हैं और सर का एक बड़ा लंबा और व्यापक अनुभव रहा है इस विषय को जीने में, इस विषय को पढ़ाने में, पढ़ने में, अध्यापन में और अध्ययन में। और विशेष बात बता दूं कि ये खुद आज एक गाइड के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, मतलब इनके अंडर में 6 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं बोटनी जैसे विषय में। तो सर का एक बहुत बड़ा व्यापक अनुभव है, ठीक है, चाहे वो किताब लेखन की बात करें, चाहे वो मार्गदर्शन की बात करें, चाहे इस विषय के बच्चों को नेट वगैरह की तैयारी करवाने की अपन बात करें, तो एक लंबा अनुभव रहा है। निश्चित रूप से आज सर का मार्गदर्शन हमारे लिए बेहद उपयोगी रहेगा। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से कि सर ने एक बहुत बड़ी अभियान चलाया था राजस्थान में। पहली बार इनके सृजनात्मक विचार था नो व्हीकल डे, कि पर्यावरण को बचाने के लिए और लोगों को, जैसे आज कोरोना एक वैश्विक महामारी फैल रही है और इस समय हम देख रहे हैं कि जिन्होंने एक सामान्य दिनचर्या और जिन्होंने फिजिकली वर्क बहुत अच्छे से किया है वो उन पे कोरोना का कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो सर ने एक नो व्हीकल डे एक बड़ा अभियान चलाया था कॉलेज एजुकेशन से। तो सर पहला सवाल, जी आपका इंट्रोडक्शन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपने जो एक अभियान चलाया था, एक विचार चलाया था नो व्हीकल डे, तो मैं ये चाहूँगा कि नो व्हीकल डे का विचार सर आपके दिमाग में कैसे आया, ये थोड़ा सा बताया। जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे उन नीडी विद्यार्थियों से रूबरू होने का मौका दिया। और अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस, मेरी कोई राय से और कोई सफल होता है तो मैं मानूंगा कि मेरा जो क्षेत्र है उसमें मैं भी सफल होता हूं। तो आपने जैसा कहा नो व्हीकल डे, ये एक विचार हम सभी साथी बैठे थे तो हमने कहा क्यों हम ये वर्तमान में जो पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसको देखते हुए हमने कहा क्यों न हम इसके लिए अपना कुछ योगदान दें, प्रकृति को बचाने के लिए, इस धरा को बचाने के लिए। तो हमने तय किया कि हम अब से महीने में एक दिन साइकिल चलाएंगे। तो हमने एक साइकिल के रूप में इस मुहिम को अपनाया था और धीरे धीरे ये साइकिल नो व्हीकल डे के रूप में बदल गई। और नो व्हीकल डे के रूप में हमने पिछले 4 साल से ये तय किया हुआ था कि हर महीने की 1 तारीख को हम निश्चित रूप से बिना वाहन के कॉलेज आते थे और साइकिल से कॉलेज आते थे। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय संदेश नायक सर ने चूरू जिले में सबसे पहले और इस नो व्हीकल डे को लागू कर दिया। फिर हमने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया और आयुक्त कॉलेज शिक्षा से भी निवेदन किया, तो उन्होंने उच्च शिक्षा में महीने की 1 तारीख को नो व्हीकल डे लागू कर दिया और परिवहन विभाग में भी प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने उसको लागू कर दिया। तो जो मुहिम हमने चलाई थी चूरू से और आज एक वैश्विक आंदोलन के रूप में उभर रही है। वर्तमान में साइकिल लोग इतनी अपना रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया कि कोरोना महामारी से अगर आपको बचना है तो नियमित व्यायाम करें और उसमें साइकिलिंग सबसे अच्छी एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम में आ रही है।
सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक नव सर्जन विचार था आपका और उस नव सर्जन विचार ने लोगों की दिनचर्या को बदलने में, एक पर्यावरण को बचाने में, और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि इस अभियान को आगे बढ़ाने में सर का जो सबसे बड़ा सपोर्ट किया था वो वर्तमान उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री संदेश नायक, जो वर्तमान में अपने कॉलेज शिक्षा के आयुक्त हैं, डायरेक्टर हैं, और उन्हीं के कार्यकाल में आपकी जो नई भर्ती आपके सामने आई है, तो निश्चित रूप से सर आपके अभियान को भी उन्होंने सफल बनाने में बड़ा योगदान दिया। और आज कॉलेज एजुकेशन में जो नए नवाचार आ रहे हैं, चाहे एक ज्ञान सुधा कार्यक्रम, आज जो ज्ञान सुधा कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, ज्ञान सुधा एक चैनल सर ने बनाया है, हमारे जो वर्तमान आयुक्त हैं संदेश जी नायक, और ज्ञान सुधा एक चैनल का उद्देश्य भी यही है उनका कि जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके लिए कॉलेज एजुकेशन में जो भी प्रतिभाएं हैं वो उन तक पहुंचे और वो निःशुल्क रूप से वीडियो बनाकर उन बच्चों तक उसकी पहुंच हो। ये ज्ञान सुधा चैनल का स्पेशली सर का मुख्य उद्देश्य है। तो सर ये तो शुरुआती हमने बात की है। अब जो हमारा मूल उद्देश्य है कि बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए पूछते हैं कि सर बॉटनी एक ऐसा विषय है, अपने आप में एक इंटरेस्टिंग भी है और कुछ बच्चे मानते हैं कि जटिल विषय भी है। आपने आज से बहुत समय पहले एक बहुत अच्छी सफलता अर्जित की थी, बहुत टॉप रैंक के साथ आपने सिलेक्शन लिया है और बहुत सारे बच्चों को आपने इस क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया है। चूँकि आप खुद एक गाइड के रूप में कार्य कर रहे हैं, बच्चों को PhD करवा रहे हैं, तो स्कॉलर के रूप में आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, आपने उनको भी देखा, उनका एटीट्यूड भी देखा है। तो सर आज के समय में मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि एक बॉटनी विद्यार्थी के रूप में एक बच्चे को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कैसे वो पढ़ाई करे ताकि इस वर्तमान कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में वो इस बड़े एग्जाम को क्रैक कर सके? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि बॉटनी का विद्यार्थी शुरुआत कहाँ से करे। हम एक गलती कर जाते हैं, हम सीधे ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं, यानी बड़ी बड़ी किताबें उठा लेते हैं और उनको पढ़ना आरंभ करते हैं। आपको सीधे ऊपर नहीं जाना है, आप शुरुआत करिए NCERT से। NCERT की बुक्स आप पढ़िए, बहुत बेहतरीन तरीके से फंडामेंटल्स उसमें क्लियर होते हैं और वहां से आप पढ़ लोगे, फिर आप हायर बुक्स पे आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप शुरुआत NCERT की बुक से करिए, फिर आपने जो ग्रेजुएशन के दौरान और PG के दौरान जिन बुक्स को पढ़ा है उस लेवल पे आप आइए, और जब वहां आप अपने लेवल को, टॉपिक्स को क्लियर कर लें, उसके बाद आप हायर बुक्स में, हायर राइटर्स के बुक में। बहुत सुंदर बात कही है सर ने कि शुरुआत वहां से करें। आपको बहुत ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचना है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सीधा आप डायरेक्ट प्लेन के माध्यम से नहीं पहुंच सकते, आपको लिए उन सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। और जो पहली सीढ़ी, आज देख लो आप PMT में जो बच्चा टॉप कर रहा है, IAS में जो बच्चा टॉप कर रहा है, उनके सबके दिमाग में पहली बात ये आती है कि हमने शुरुआत जो की वो NCERT से की। तो NCERT बेस होता है किसी भी एग्जाम का, और सर ने भी यही बात को सबसे पहले आप लोगों को मार्गदर्शन दिया कि NCERT से शुरुआत करें, बेसिक फंडामेंटल हैं उनको क्लियर करें और उसके बाद जो उच्चतर स्तर की जो अपने ग्रेजुएशन लेवल की किताबें उनकी तरफ जाइए। सर आप लंबे समय से कॉलेज लेवल पे आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन के BSc के बच्चों को भी पढ़ाया है, MSc के बच्चों को भी आपने पढ़ाया है, ठीक है, एक लंबा समय आपका इस दौरान रहा है बॉटनी विषय में। तो सर BSc और MSc का जो पाठ्यक्रम रहेगा अपना कॉलेज शिक्षा में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके अनुसार वो कौन सी ऐसी अच्छी किताबें हैं जिनको पढ़नी बच्चे को जरूर चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बॉटनी कोई एक आर्ट्स के विषय की तरह नहीं है जिसके एक गाइड लेके आई जाए और उस गाइड के माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, क्योंकि इसमें कंप्लीटली आपको अलग यूनिट वाइज पढ़ना पड़ता है, मैंने जैसा सुना है। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी अच्छी किताबें हैं जिनको पढ़ने के बाद जो है वो बच्चा इस एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर सकता है? जी, आपको निश्चित अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हायर जो पब्लिशर्स है, इंग्लिश बुक्स है, उनको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि उनमें जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आज हमारे जो पेपर का लेवल है वो हाई हो गया है, तो क्वेश्चंस बहुत डीप पूछे जाते हैं और हम जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं उसमें मात खा जाते हैं, उन चीज़ों को वो क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए हमारा जो बॉटनी विषय है, कहने को तो एक बॉटनी सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें लगभग 20 टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना पड़ता है, यानी 20 किताबें आपको लगभग पढ़नी पड़ती है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, प्लांट ब्रीडिंग है, टेरिडोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ये सारे एक एक, कहने को एक एक टॉपिक है, लेकिन पूरा एक, इसमें पूरा एक विषय समाया हुआ है। तो इनको हमको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं एक बात यहाँ पे नोट कर आपको कहना चाहूँगा कि आप जैसे इंग्लिश ऑथर की बुक पढ़ते हैं और आपको समझ में नहीं आएगी, जो हिंदी के विद्यार्थी है, तो उसके लिए वही टॉपिक आप पहले हिंदी बुक्स में पढ़ लें, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप जब इंग्लिश ऑथर की बुक्स पढ़ेंगे, जैसे आप मान लो सीधे ही PK गुप्ता को उठा लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए भी PK गुप्ता की बहुत अच्छी बुक्स आती है। अगर आप सेल बायोलॉजी की बात करें तो रॉबर्टीज की बुक्स उठा ले, रॉबर्टीज जो पढ़ ले, रॉबर्टीज की बुक अगर कोई पढ़ ले तो उसको सेल बायोलॉजी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन समस्या वही आएगी कि वो थोड़ा लेंदी है। इसलिए सेल बायोलॉजी को अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है
तो पहले एक बार आप अपनी हिंदी की किताब में सेल बायोलॉजी पढ़ ले, फिर रॉबर्टीज एंड रॉबर्टीज, और उससे भी अगर सरल भाषा में सेल बायोलॉजी पढ़नी है आपको तो सीबी पवार की बुक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करती है। तो ये बहुत सी, अगर आप एल्गी ब्रायो की बात करें तो एल्गी में बिलग्रामी साहा की है, ब्रायोफाइट और टेरिडाफाइट की अगर हम बात करें तो उसमें पीसी वशिष्ठा के सीरीज आती है, पूरी राशिद की बुक आती है। तो ये बुक्स जो है वो पढ़े, आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए इन किताबों की गहनता से अध्ययन करना ही पड़ेगा, मतलब डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। सर की बहुत अच्छी बात है कि आप बॉटनी ऐसे विषय में भी सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, और साइंस का कोई भी विषय हो। जहाँ तक सर ने खुद इंग्लिश मीडियम बुक्स पढ़ी हैं और इंग्लिश मीडियम बुक्स पढ़ के सफल बने, तो सर का पहला सुझाव यही कि यदि आपको इस विषय में बहुत अच्छी रैंक के साथ आपको क्रैक करना है एग्जाम को, इंग्लिश बुक से शुरुआत कीजिए, रेफरेंस किताबों से शुरुआत कीजिए। तो सर ये एक पार्ट की बुक्स आपने बताई हैं, तो अलग अलग पार्ट्स में और ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनको बच्चे को जरूर देखनी चाहिए? जी मैं वैसे तो मैं सर से बुक्स की लिस्ट साथ साथ में डाल दूंगा वीडियो के साथ, ताकि आपको एक आराम से मिल जाए, देख लें। फिर भी सर से अपन एक बार जान लें थोड़ा सा। जी, कुछ और बुक्स अगर हम बात करें, जैसे प्लांट पैथोलॉजी है, प्रेस्कॉट की, आर.एस. मेहरोत्रा की बुक पढ़े। माइक्रोबायोलॉजी अगर आपको पढ़नी है तो प्रेस्कॉट की बुक पढ़े। प्लांट टैक्सोनॉमी में त्यागी छत्रपाल का बहुत अच्छा नाम है, लेकिन अगर लॉरेंस की बुक आप पढ़ सके तो वो लॉरेंस की बुक्स पढ़े। और फंजाई है, फंजाई में दुबे साहब की बहुत अच्छी बुक आती है, और जो रस्तोगी पब्लिकेशंस की बहुत सी बुक्स है जो स्टैंडर्ड की बुक्स निकालते हैं, तो वो बुक आप पढ़ेंगे। इकोलॉजी में इपिओडम अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और जो आज के दौर में प्रश्न आते हैं ट्रेडिशनल बॉटनी से कम आते हैं, एडवांस बॉटनी से ज्यादा आते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोडाइवर्सिटी। हम छोड़ देते हैं इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी, और आज वर्तमान में बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट पे बहुत प्रश्न आते हैं, तो उनको भी हमें छोड़ना नहीं है। एक एक टॉपिक आपको क्या करना है, सिलेबस को इधर एक सामने रख देना है, उस सिलेबस का पहला यूनिट या पहला टॉपिक क्या कहता है उससे संबंधित किताबें आप पढ़ के छोड़ दो। कई बार हम ये गलती करते हैं कि उस वक्त पढ़ते वक्त क्या सोचते हैं हमें याद नहीं हुआ। हमें याद नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन बेसिक आपको, चूंकि आप कॉलेज लेक्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन और एनसीईआरटी की बुक्स को आप बिल्कुल मत छोड़ना, उनको भी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक्स को बेस बना के चलना है। ग्रेजुएशन की आपकी जो बुक्स हैं, आपकी स्नातक स्तर पे जो भी बुक्स चलती हैं बेसिक लेवल पे, वो सब बुक्स देखें, ठीक है। बाकी जो सर हैं वो लिस्ट उपलब्ध करवाएंगे। सर पीजी लेवल पे ऐसा, सर पीजी लेवल की किन किताबों को हमें देखना चाहिए, या पीजी लेवल पे कुछ अलग आता है या इन्हीं का विस्तार? नहीं, यही जो मैंने आपके सामने चर्चा की है, ये सारी हायर स्टैंडर्ड की बुक है, हायर लेवल की बुक है। और ग्रेजुएशन की बुक तो हमें अपने बेस को क्लियर करने के लिए ग्रेजुएशन की बुक्स को साथ रखना है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें इन्हीं बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा जो मैंने आपके सामने चर्चा की। तो सर ने जो बुक्स बताई हैं, बुक्स की लिस्ट भी हम उपलब्ध करवा देंगे आपको। ये बुक्स आपको लेनी है, इन बुक्स को आपको पढ़ना है, और पढ़ते समय दिमाग में केवल ये रखेंगे मुझे समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सर एक बड़ी चीज़ आती है कि बच्चे बहुत बार किताब पढ़ लेते हैं, बुक्स पढ़ने के बाद एक, क्या बच्चों को ऑल एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हल करने चाहिए या मॉडल पेपर हल करने चाहिए? इस पर सर आपकी क्या राय है बॉटनी इस विषय में? नहीं, आपने बहुत बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है आज का, कि हम लोग क्या कई बार तैयारी करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम तैयारी किस वे में कर रहे हैं, क्योंकि हमें पेपर का पैटर्न, जबकि हमें पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा माइंड सेटअप भी वैसे ही हो जाता है। इसलिए जब भी हम तैयारी करना आरंभ करें, पुराने सालों के पेपर आप जरूर सोल्व करें, उनको देखें कि किस प्रकार एग्जामिनर किस स्टैंडर्ड पे प्रश्न पूछते हैं। कई बार हम टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत डीप चले जाते हैं, और उस टॉपिक पे हमेशा ऊपरी तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार हम ऊपरी तौर पे पढ़ते हैं और उनमें डीप प्रश्न आते हैं। तो हमें पढ़ते वक्त हमारा माइंड मेकअप रहेगा कि हम किस तरीके से तैयारी करें, ताकि वो प्रश्न हमें पता होता है कि ये प्रश्न आएगा जब हम पहले के पेपर देख लेंगे तो। जी, यानी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। सर आपने बहुत अच्छी बात उठाई, मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर हमें डीपली चले जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। कोई भी एग्जाम जो होता है, सर आप खुद पेपर सेटर रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के, ठीक है, तो आपको ही पता है कि जब पेपर बनाने के निर्देश होते हैं उसमें यही होता है कि आप 50% जो क्वेश्चन होंगे वो नॉर्मल भी होंगे, ठीक है, 20% उसमें बहुत हार्ड भी होते हैं, 20% एकदम ईजी भी हो सकते हैं। तो कोई पेपर की जो संरचना होती है वो ये होती है, आपको उन पेपर्स के आधार पर आपको ये आइडिया लगाना है कि वास्तव में मुझे ईजी को तो छोड़ना ही नहीं है,
आप कहीं डीपली के चक्कर में उन साधारण चीज़ों को अपन भूल जाते हैं, उन साधारण चीज़ों से जब प्रश्न आ जाते हैं तो हमारे वो गलत हो जाते हैं। तो कोशिश आपको ये करनी कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरे एग्जाम्स के प्रश्न पत्र को आप जो कोई भी बुकलेट आपके पूरे एग्जाम्स के पेपर्स की, आप नेट, आज वर्तमान समय में नेट बहुत बड़ा संसाधन है, नेट से आप पेपर डाउनलोड कर लें और उन पेपर्स की आप मदद लें। सर खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हैं, सर तो इतने ईजी रूप में उपलब्ध हो जाएंगे आपको, इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है सर का, ठीक है। तो आप सर से भी, आपको जब भी लगे कि ये कुछ चीज़ मुझे क्लियर करनी है सर, ये चीज़ कैसे कहाँ से, तो सर से पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से भी आप लोहिया कॉलेज या सर के जो नंबर्स वगैरह आपको उपलब्ध करवा देंगे, तो वहाँ भी आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर और क्या आज की बॉटनी विषय की बात ही नहीं, अपने हर एक अभ्यर्थी को आपके अकॉर्डिंग किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आज के वर्तमान इस कड़ी प्रतिस्पर्धा दौर में, ताकि ये एक बड़ा जॉब है, ठीक है, एक बड़ा कंपटीशन इसमें होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है, तो किस अप्रोच के साथ बच्चा तैयारी करे ताकि एग्जाम को क्रैक कर पाए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? जी, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आप अपने आप को कभी भी दिमाग में ये नहीं लाए कि ये फला एग्ज़ाम मैं क्रैक नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले आप एक आत्मविश्वास के साथ इसमें जुट जाएं आज ही कि हाँ, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट। तो ये चीज़ें जब आप अपने माइंड में बसा लेंगे, और एक नेगेटिव थॉट्स कभी भी आप अपने माइंड में मत लेके आए कि ये परीक्षा मैं पास नहीं कर पाऊंगा। या कई बार ऐसा हो जाता है कि हम आस पड़ोस के एग्जाम्पल्स को कोट कर लेते हैं कि फला लड़का या फला लड़की तो इतनी इंटेलिजेंट थी और वो भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाई, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। कोई एग्जाम किसी के लिए भी हार्ड नहीं होता, छोटे से छोटा। या कई एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक जैसे मैं पिछले दिनों देखा था, 12th में उसके 50% नंबर थे और नीट में उसकी ऑल इंडिया टॉप 100 में रैंक आई थी। तो कभी मैटर नहीं करता आपके परसेंटेज कितने हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, तो आप अपने गोल को हमेशा अचीव करेंगे। हम लोग एक चीज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं लेकिन लास्ट टाइम पे करते हैं, जी जी, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते। और रेगुलरिटी मेंटेन अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी बात सर ने बताई। ये सर का एक बड़ा अनुभव रहा है, बहुत लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अध्ययन अध्यापन से लंबे समय जुड़े रहे हैं सर। तो सर ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई सर ने की है, तो उस समय में, उस दौर में जो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में सब कुछ होता था, तो सर का एक बहुत बड़ा व्यापक अनुभव हमें बताता है। ज़िंदगी में एक ही चीज़ याद रखें, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी जो डिग्रियों में जो आपके नंबर लिखे हैं, वो नंबर आपकी ज़िंदगी को नहीं बदलेंगे जब तक खुद आप में वो जज्बा नहीं आएगा, जब तक खुद आप में जुनून नहीं आएगा, जब तक आप में एक पॉजिटिव सोच नहीं आएगी कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो सर का एक बहुत शानदार शब्द मुझे लगा, आई कैन डू इट। आपने जिस दिन ये सोच लिया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। सर का बहुत सुंदर मार्गदर्शन रहा है, लंबे समय तक आपसे जो भी दिक्कतें होंगी सर उनका भी समाधान करेंगे। एक सेशन अपन और कर लेंगे बॉटनी विषय पे, जिसमें आपको लगेगा कि सर इन चीज़ों पे हमें थोड़ा मार्गदर्शन और दीजिए। सिंपल वे में बात है कि 33 पोस्टें नहीं हैं, आपको केवल एक पोस्ट पे नज़र लगानी है कि मेरी एक पोस्ट है और मैं इसको लेके जाऊंगा और मुझे लेनी है। और ऐसा जब आपको मार्गदर्शन उपलब्ध है, ठीक है, ऐसे लोग आपको गाइड करने के लिए जब आगे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी रूप में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप में से हर एक बच्चा जिसने सोचा है वो निश्चित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। जैसे आज सर आपके सामने गाइड कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप में से एक बच्चा ऐसा हो जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आए, मैं उसका इंटरव्यू लूँ। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम होता है। मुझे सर के साथ ये इंटरव्यू लेने का मौका मिला, ठीक है, इसलिए मिला क्योंकि मैं भी इस पद पे पहुंचा, तो मेरी भी हिम्मत हुई कि मैं सर से इंटरव्यू लूँ। तो कोशिश करें जिंदगी में पॉजिटिव विचार के साथ आगे बढ़ें, निश्चित सफलता मिलेगी। सर और कुछ कहना चाहेंगे आज के इन बच्चों को? जी, मैं अभी एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त था जी जी, जो आईएएस की तैयारी कर रहा था। तो उस वक्त आईएएस की पोस्ट आई थिंक 700 के आसपास थी। तो वो हमेशा कहता था अपने दोस्तों को, जब भी जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो वो कहता था अपने दोस्तों को कि जो पोस्टें हैं वो 699 है। तो हम कहते थे नहीं 700 है पोस्ट, लेकिन नहीं 699 है। तो वो फिर कहता कि एक तो मेरी है। अच्छा अच्छा। और वो आईएएस ऑल इंडिया टॉपर बना। वेरी गुड। मेरे साथ एक मेरे मित्र है, वो ऑल इंडिया टॉपर बना। तो ऐसी आप कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए कि 33 पोस्ट जैसे सर बता रहे हैं कि 33 पोस्ट बॉटनी में निकली है, तो एक आपकी है। अगर आप ये मोटो करके आगे बढ़ेंगे तो 32 लोग लड़ते रहेंगे। एक तो आपको तैयारी करनी है और आपको बस इंतजार करना है कि किस दिन एग्जाम हो, किस दिन इंटरव्यू हो और मैं सफल हो जाऊं। बहुत सुंदर बात कही है कि आपको ये नज़र आपकी नहीं है कि कितनी पोस्टें हैं, आपकी नज़र केवल उस एक पोस्ट पर रखनी है। और इस अप्रोच के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो ये तो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम है, आप आईएएस
भी बन सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें दिया। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि बॉटनी विषय के अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बेहद लाभदायक रहेगा और कंप्लीटली बुक्स लिस्ट मैं आप सर से लेके और इसकी वीडियो के साथ अब आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक वर्ड के साथ जी सर। समाप्ति करना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों के लिए कि शिक्षा की कश्ती में बैठे हो, शिक्षा की कश्ती में बैठे हो, सबको अपना साहिल मिले। मेरी तो यही दुआ है, मेरी तो यही दुआ है, सबको अपनी मंजिल मिले। वेरी गुड, बहुत 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 सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।